नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सहआचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत प्रश्न पत्र फर्स्ट के अंतर्गत सहभागी अवलोकन की बातचीत करेंगे। कल अपन इसी के साथ अपन देख रहे थे कि किस प्रकार अवलोकन के कितने प्रकार हैं। तो अपने पढ़ा था कि मुख्य रूप से अवलोकन के दो प्रकार हैं, एक व्यक्तिगत अवलोकन और दूसरा सामूहिक अवलोकन। और जब अपन व्यक्तिगत अवलोकन के भाग की बात करते हैं तो पहला अनियंत्रित अवलोकन और दूसरा नियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन के तीन प्रकार मैंने बताए थे आपको कल: पूर्ण सहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी और असहभागी अवलोकन। और नियंत्रित अवलोकन दो प्रकार के होते हैं: घटना पर नियंत्रण और अवलोकन पर नियंत्रण। आज अपन बात करेंगे अवलोकनकर्ताओं की संख्या के आधार पर अवलोकन को दो भागों में, मुख्य रूप से दो भागों में आप लोग विभाजित कर सकते हैं। पहला व्यक्तिगत अवलोकन और दूसरा सामूहिक अवलोकन। व्यक्तिगत अवलोकन का अर्थ है उस अवलोकन से हैं जो प्राय किसी के द्वारा स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर किसी घटना विशेष अथवा सामूहिक व्यवहार के अध्ययन के लिए किया जाता है। जबकि सामूहिक अवलोकन में अवलोकनकर्ताओं के एक समूह द्वारा पृथक पृथक से किसी घटना विशेष या सामूहिक व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। तो व्यक्तिगत अवलोकन को व्यवस्था के आधार पर दो प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं। पहला अनियंत्रित अवलोकन और दूसरा नियंत्रित अवलोकन। अब हम इन क्रमशः इस प्रकार के बातचीत करेंगे कि अनियंत्रित अवलोकन क्या होता है। अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है, अर्थात वह किसी भी नियमों में बंधा हुआ नहीं होता है। वह बिना किसी प्रतिबंध के घटना स्थल पर स्वयं जाता है और घटनाओं को स्वाभाविक अवस्था में घटित हुए देखता है और तथ्यों को एकत्रित करता है। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकन की जाने वाली घटना को बिना प्रभावित किए हुए उसे उसके स्वाभाविक रूप में देखने का प्रयास किया जाता है। इसलिए गुडे एवं हार्ट इसे साधारण अवलोकन, सिंपल ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, और जहोदा एवं कुक इसे असंरचित अवलोकन, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन भी कहलाता का नाम देते हैं। समाज विज्ञानों में इस अवलोकन को स्वतंत्र अवलोकन, ओपन ऑब्जर्वेशन, अनौपचारिक ऑब्जर्वेशन, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन तथा अनिश्चित अवलोकन, अनडायरेक्टेड ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। सामाजिक अनुसंधानों में अनियंत्रित अवलोकन पद्धति की सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। जैसा कि गुडे एवं हार्ट कहते हैं, मनुष्य के पास सामाजिक संबंधों के बारे में उपलब्ध अधिकांश ज्ञान अनियंत्रित, सहभागी अथवा असहभागी अवलोकन से ही प्राप्त किया गया है। अब आप कहेंगे कि सहभागी और असहभागी किसे कहते हैं? वो अवलोकन जो जिस समूह का आप अध्ययन करने जा रहे हैं उसके समूह में सम्मिलित जब हो जाते हैं, उनके साथ रहकर वैसा ही व्यवहार करते हैं, उस प्रकार का कार्य करते हैं, उनके अनुरूप पोशाक, उनके अनुसार व्यवहार, उनकी भाषा इत्यादि को जब फॉलो करने लगते हैं तो वह सहभागी अवलोकन कहलाता है। और दूसरा जो असहभागी जो अवलोकन वह होता है जिसमें अनुसंधानकर्ता समूह के बीच में नहीं रहता बल्कि समूह की घटनाओं को दूर से बैठे उठे घटित हुए देखता है, तो वह असहभागी अवलोकन कहलाता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनियंत्रित अवलोकन की चार विशेषताओं को स्पष्ट करता है। पहली विशेषता, अवलोकनकर्ता पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जाता है। ठीक है, वो किसी भी बंदिश में बंधा नहीं रहता है, न समय होता है, न व्यवहार का होता है, न कुछ भी नहीं होता है। अध्ययन की जाने वाली घटना पर कोई नियंत्रण नहीं लगाता है। घटना का स्वाभाविक परिस्थिति में अध्ययन किया जाता है। जो घटनाएं घटित हो रही है उसको उसी स्वरूप में उसका अध्ययन करते हैं। यह अत्यंत सरल एवं लोकप्रिय विधि है। ये जो मेथड है, ये अध्ययन करने का तरीका सबसे अधिक सरल है और सबसे बहुत लोकप्रिय है। इसको सब लोग लाइक करते हैं। अनियंत्रित अवलोकन तीन प्रकार के होते हैं। पहला पूर्ण सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पूर्ण सहभागी अवलोकन से तात्पर्य उस अवलोकन से है जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह में जाकर
रहने लगता है। उस समूह की सभी क्रियाओं में एक सदस्य की तरह भाग लेता है। समूह के सदस्य भी उसे स्वीकार कर लेते हैं और उसे अपने समूह का सदस्य मान लेते हैं। समूह के सदस्य भी उसे स्वीकार कर लेते हैं। अध्ययनकर्ता समूह के उत्सवों, संस्कारों एवं अन्य क्रियाकलापों में उसी तरह भाग लेता है जिस तरह अन्य सदस्य भाग लेते हैं। जॉन मेज ने अपनी पुस्तक द टूल्स इन सोशल साइंसेज में लिखा है, जब अवलोकनकर्ता के हृदय की धड़कनें समूह के अन्य व्यक्तियों की धड़कनों में मिल जाती हैं और वह बाहर से आया हुआ कोई अनजान व्यक्ति नहीं रह जाता, तो इस प्रकार का अवलोकनकर्ता पूर्ण सहभागी अवलोकनकर्ता कहलाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। सन 1924 में लिंडमैन ने अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में धर्म में सर्वप्रथम सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग किया था। लिंडमैन ने कहा कि औपचारिक प्रश्नों पर आधारित साक्षात्कार विधि द्वारा समस्या के तल में नहीं पहुंचा जा सकता। सामाजिक अंतःक्रियाओं के पीछे छिपे हुए व्यक्तिपरक तथ्य अस्वाभाविक अवलोकन के नेत्रों से प्राय ओझल हो जाते हैं। अतः व्यक्तिपरक तथ्य को समझने के लिए पूर्ण सहभागी अवलोकन का प्रयोग आवश्यक है। पूर्ण सहभागी अवलोकन को अधिक स्पष्ट करने के लिए निम्न विद्वानों की परिभाषाओं पर हमें थोड़ा ध्यान करना होगा या उनका अध्ययन करना होगा। तो सबसे पहले श्रीमती पीवी यंग इस बात को स्वीकार करती है या बताती है कि सामान्यतः अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाला सहभागी अवलोकनकर्ता उस समूह के जीवन में रहता है तथा भाग लेता है जिसका कि वह अध्ययन करता। अर्थात जैसा कि ऊपर अपन ने पढ़ता है कि जब तक व्यक्ति उनकी सांस में सांस नहीं मिला लेता है, अर्थात एक जैसा नहीं हो जाता उसके अनुरूप, तब तक वह सहभागी अवलोकन नहीं कहलाता। तो पीवी यंग उसी को आगे बढ़ाती है कि उस समूह के जीवन में ही रहता है, अर्थात उनके सब में पार्टिसिपेट करता है जिसका वह अध्ययन कर रहा होता है। और जॉर्ज ए लुंडबर्ग कहते हैं, अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह से यथासंभव पूर्ण तथा घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, अर्थात वह समुदाय में बस जाता है तथा उस समूह के दैनिक जीवन में भाग लेता है। जॉन हबर्ट जेल कहते हैं और उसमें रहने वाले कैदियों का अध्ययन करने के लिए अनेक वर्षों तक जेल में कैदियों के साथ रहे। मेलिनोस्की जो कि मानवशास्त्री थे, उन्होंने बताया कि पश्चिमी प्रशांत महासागर के तट पर रहने वाली एग्रोनट जनजाति का अध्ययन करने के साथ रहकर ही किया। फ्रेड लिपले ने श्रमिक परिवारों पर औद्योगिकरण के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए सहभागी अवलोकन प्रविधि को अपनाया। पूर्ण सहभागी अवलोकन के संदर्भ में चूंकि अध्ययनकर्ता को अध्ययन समूह में अपने आप को पूर्णतया सहभागी बनाकर उस समूह की उन सभी क्रियाकलापों में यथासंभव उन्मुक्त रूप में भाग लेना होता है, तथापि यह भी आवश्यक होता है कि वह अपने उद्देश्य से विचलित न हो, अर्थात अपने उद्देश्य के प्रति सदैव सजग रहे। अतः यह प्रश्न विचारणीय हो जाता है कि अवलोकनकर्ता द्वारा समूह को अपने प्रति जागरूक किया जाना चाहिए अथवा नहीं। यानी क्या अवलोकनकर्ता द्वारा समूह के लोगों को अपना परिचय एवं उद्देश्य स्पष्ट कर देना चाहिए। इस संदर्भ में विद्वानों में वैचारिक भिन्नता है। अमेरिकन समाजशास्त्रियों का मत है कि अवलोकनकर्ता को अपना परिचय एवं मूल उद्देश्य स्पष्ट नहीं करना चाहिए। उसे चालाकी और सजगता से काम लेते हुए समूह की सभी क्रियाओं में भागीदारी निभानी चाहिए और साथ ही साथ अपने प्रति समूह के विश्वास को भी बनाए रखना चाहिए। दूसरी ओर भारतीय समाजशास्त्रियों का मत है कि अवलोकनकर्ता को अपना परिचय व उद्देश्य अध्ययन समूह से छिपाना नहीं चाहिए, वरन उनके मध्य अपना वास्तविक परिचय व उद्देश्य स्पष्ट कर देना चाहिए।
अन्यथा समूह के सदस्यों को उस पर संदेह भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में समूह के सदस्यों का व्यवहार स्वाभाविक न होकर कृत्रिमतापूर्ण हो सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो अवलोकनकर्ता अपने उद्देश्य में असफल हो जाएगा। नैतिकता की दृष्टि से भी यह उचित है कि अवलोकनकर्ता को अपना परिचय व उद्देश्य अध्ययन समूह को स्पष्ट कर देना चाहिए। स्पष्ट है, सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता की व्यवहार, कुशलता, वाक्पटुता, चतुरता एवं सजगता ही उसे समूह में अपनी दोहरी भूमिका के निर्वहन में सहायक हो सकते हैं। उपरोक्त विश्लेषण से पूर्ण सहभागी अवलोकन की भिन्न विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। पहला, अवलोकनकर्ता अवलोकन की जाने वाली परिस्थितियों अथवा समूह में स्वयं भागीदारी करता है। दूसरा, अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह का पूर्ण रूपेण सदस्य बन जाता है और उनके सभी क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। तीसरा, सत्य की खोज के लिए सजगता, वाक्पटुता व चतुरता के साथ वास्तविक तथ्यों का संकलन करने का प्रयास करता है। इसी संदर्भ में श्री बी.डी. पॉल ने निम्न उपायों का उल्लेख किया है जिन्हें अपनाकर अवलोकनकर्ता अपने अवलोकन हेतु सफलतापूर्वक सहभागिता निभा सकता है। जैसे समूह के सदस्यों से आत्मीय पूर्ण संबंध स्थापित करना, उनका विश्वास प्राप्त करना, उनके सुख दुख में साझेदारी निभाना, खेत जोतने, मकान बनाने, शिकार करने, उनके साथ खेलने में भागीदारी निभाना, समय समय पर उपहार देना व उपहार स्वीकार करना, त्योहारों व उत्सवों पर भोजन व धन वितरित करना, बच्चों को व ट्रॉफियाँ आदि वितरित करना इत्यादि। इन सभी कार्यों में अवलोकनकर्ता को समूह की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये अपनी सूझबूझ से काम लेना होगा। साथ ही उसे समूह की सामाजिक संस्कृति मान्यताओं को भी ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट, पूर्ण सहभागी अवलोकन की गुण। तथ्य संकलन की एक महत्वपूर्ण प्रविधि के रूप में पूर्ण सहभागी अवलोकन के कुछ गुण हैं जो कि निम्न हैं। पहला, गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन। दूसरा, स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन। तीसरा, अधिक विश्वसनीयता। और चौथा, संग्रहित सूचनाओं का परिणाम संभव। और फिर सरल अध्ययन। इस प्रकार इसके कुछ गुण हैं, विशेषताएं हैं, इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहला, स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन। अवलोकनकर्ता समूह में इतना घुल मिल जाता है कि उसकी उपस्थिति समूह के व्यवहार को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करती। अतः उस समूह के वास्तविक व्यवहार को नज़दीकी से देखने व अध्ययन करने को मिलता है। दूसरा, स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन। तीसरा, अधिक विश्वसनीयता। अवलोकनकर्ता संबंधित समूह में रहकर अपने नेत्रों से घटनाओं को स्वाभाविक तथा क्रमबद्ध रूप से घटते हुए देखता है। अतः संकलित सूचनाएं अधिक विश्वसनीय एवं भरोसा योग्य होती हैं। चौथा, संग्रहित सूचनाओं का परीक्षण संभव। अवलोकनकर्ता के रूप में समूह की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता रहता है, अतः शंका होने पर पुनः वैसी परिस्थिति में सूचनाओं की शुद्धता एवं विश्वसनीयता की जांच संभव होती है। लास्ट, सरल अध्ययन। संबंधित समूह का सदस्य बन जाने के कारण अवलोकनकर्ता घटनाओं एवं परिस्थितियों का सरलता से अवलोकन करता है। यही कारण है कि अनेक मानवशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों ने छोटे समुदायों, जनजातियों एवं सांस्कृतिक समूह के किसी भी पक्ष का अध्ययन करने में इस विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग करने का प्रयास किया है। धन्यवाद बेटा। कल अपन सहभागी अवलोकन की कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके दोष हैं, उसका अपन लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।